नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और मुद्दे दूर होते जा रहे हैं। भाजपा कहती है कि हम विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस सरहदों की सुरक्षा के सवाल उठाती है, और सरहदों पर शौर्य की बात करते हैं तो झूठा श्रेय लेने की तोहमत बढ़ती है। इसलिए हमने कांग्रेस के सवाल सुनना ही बंद कर दिया है। कांग्रेस कहती है, बार बार कहती है, संविधान खतरे में है, हालात आपातकाल से भी बदतर हैं। अपनी छवि चमकाने के लिए देश को दांव पर लगा दिया गया है, और भाजपा सरकार को नहीं उखाड़ फेंका गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये बातें वैसे आम दिनों में भी कही जाती हैं, लेकिन चुनाव के आसपास वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस बार चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही आरोपों की ये आवाजें बढ़कर शोर में तब्दील हो गई हैं। इस शोर में कान लगाकर सुनने पर भी विकास और जमीनी मुद्दे नहीं सुनाई दे रहे। पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से केवल राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, भावनात्मक मुद्दे वगैरह वगैरह सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मतदान केंद्र का मतदाता रुख करेगा तो क्या सोच रहा होगा, आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। इसने गिनाई उपलब्धियां, उसने मांगा हिसाब। एक ने किए विकास की बात, दूसरे ने बताई विनाश की गाथा। एयर स्ट्राइक के बाद बदल गया सीन। क्या हर मुद्दे पर हावी रहेगा राष्ट्रवाद? बीजेपी की चुनावी रणनीति का रहेगा बड़ा हथियार। अब की बार राष्ट्रवाद से प्रचार। अगर विकास से हटा फोकस तो क्या फायदे में रहेगी बीजेपी? कांग्रेस ने भी रणनीति में किया बदलाव। पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र ने कहा, हमने भी की स्ट्राइक, नहीं की सियासत। सिद्धू, दिग्विजय जैसे नेताओं के बयान क्या कांग्रेस को पड़ेंगे भारी? क्या लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद होगा प्रमुख मुद्दा? आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में सुशील शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। पंकज मीणा जी भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बहस में। बहुत स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रवाद की जो चर्चाएं थी पिछले 5 साल से, वो पोलराइजेशन के हवाले से आ रही थी, लेकिन अब पुलवामा के बाद राष्ट्रवाद सरहदों के आसपास कहीं जाकर ठहर गया है, और उसी को लेकर के पिछले 15-20 दिन से चर्चाएं लगातार चल रही हैं, खासतौर पर राजनीतिक हलकों में। पंकज मीणा जी, कांग्रेस की 10 जनपद या गांधी परिवार केंद्रित राजनीति रणनीति और भाजपा की अमित शाह, नरेंद्र मोदी केंद्रित राजनीति रणनीति में क्या फर्क है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा सामान्य सी बात है। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के नाते एक पिछले 5 साल से विकास के पथ पे हिंदुस्तान को आगे ले जाने के काम कर रहे हैं। अमित शाह जी एक विकासवादी जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसको लीड कर रहे हैं। परंतु लब्बोलवाब दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक ही है कि भारत को विकास के पथ पे आगे ले जाया जाए और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाके खड़ा किया जाए। और मैं ये समझता हूं कि दोनों अपने काम में 100% दे रहे हैं और 100% परिणाम ला रहे हैं। परंतु समस्या क्या है शर्मा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 70 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में कभी हिंदुस्तान के विकास के नाम पे चुनाव लड़े ही नहीं गए। कभी हिंदुस्तान का विकास कभी लाइमलाइट में रहा ही नहीं, चुनाव का मुख्य विषय रहा ही नहीं। हम जब विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप मामले को इधर उधर ले जाना चाहते हैं। हम जब आपको कहते हैं कि भाई आपने 50 साल लगातार शासन किया और 50 साल में क्या दिया आपने, 2G 4G और कोयला और आदर्श घोटाले, हेलीकॉप्टर घोटाला, क्या जितने तरह के घोटाले दिए, हम उसके सामने कंपैरिजन में अपनी एक 5 साल के शासन का एक अनुभव देते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, हमने पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हाईवेज बनने का एक शासन दिया, हमने पिछले 5 साल के अंदर जो महंगाई दर 10.2 हुआ करती थी उसको 2.7 लाने का पिछले 5 साल में शासन दिया। तो ये हम अपने एक विकास का मॉडल सबके सामने रखते हैं। तो दुर्भाग्य ये होता है कि आप हमारे 5 साल के शासन और अपने 5 साल का कंपैरिजन ना करके अनर्गल झूठ के आधार पर केवल चुनाव जीतना चाहते हैं। और तो ये कतई हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। नहीं, जनता स्वीकार नहीं करेगी, इस बार आपको ये भरोसा है। मुझे बताइए पंकज मीणा जी, आपने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही। पहली बात तो आपने कही कि विकास के नाम पर हिंदुस्तान में चुनाव लड़े ही नहीं गए। कहा ना आपने, 2004 में आपने क्या कहा था, शाइनिंग इंडिया, फील गुड, वो विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था क्या आपने?
देखिए बिल्कुल ये बात ठीक है कि ठीक है, तो फिर बस खत्म हो गई। 1999 से जो 2004 का शासन था वो हिंदुस्तान की राजनीति विकास के नाम पर आपने चुनाव लड़ा और चुनाव हारे, उसका जो मूल सत्य था वो ये था कि नहीं था? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अटल जी का शासन 5 साल का शासन हिंदुस्तान नहीं, मैं अटल जी का या अद्भुत शासन था। मैं इसमें सब्जेक्टिव नहीं हूं, मैं सब्जेक्टिव नहीं हूं, विकास का मॉडल सबके सामने लाके दिखाया। मैं किसी एक व्यक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है देश में कि पहली बार विकास के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो कि अभी लग भी नहीं रहा, जो कि अभी लग भी नहीं रहा। मैं याद दिलाना चाहूंगा दूसरी बात, 1962 के अंदर जब पहली बार खुले चुनाव हुए तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ। आप दुर्भाग्य देखिए वही नारा 1984 तक कंटिन्यू रहता है। आप 22 साल लगातार शासन में रहते हैं और फिर भी वही कहते हैं गरीबी हटाओ और देश बचाओ। आप 22 साल में गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी क्या करें? मोदी जी भी तो वही नारा पकड़े हुए बैठे हैं आज। अरे साहब आप क्या आप ये बताइए, आप अपने शासन देश की जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आज वही नारे आप लेके आगे चल रहे हैं। आपको आपने गरीब को सड़क पे ला दिया, आपने विकास के रास्ते से भटका दिया देश को। झूठ मूठ के बेरोजगारी का एक मिनट एक करके बात करिए, एक करके बात करिए। सुनिए, एक मिनट सुशील जी, बेरोजगारी पंकज मीणा जी, देश के अंदर फैली आपने जो दूसरी बात कही, सुनिए एक मिनट सुशील शर्मा जी, सुनिए पंकज मीणा जी, अरे सुनिए तो पंकज मीणा जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है, क्या? एक मिनट है, आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं, उन आंकड़ों को कांग्रेस खारिज करती है, विपक्ष खारिज करता है पूरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां कि ये बात सबसे ज्यादा आप मानेंगे चूंकि आप उनकी पार्टी के आदमी हैं, है कि नहीं है? हो सकता है आप मतदाता को भी भरोसा दिलाते हैं इस बात का, लेकिन कांग्रेस इसको नहीं मानेगी, है ना? है कि नहीं ये बात? सुशील जी तो नहीं मानेंगे ये बात? जी बिल्कुल। अब सुशील जी इसी तरह से कांग्रेस के पुरोधा परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, इनकी पूरी पार्टी दिखाती है, तो उस पर आपको क्या तकलीफ है? ये कैसे मान लेंगे? जैसे आपके आंकड़ों को ये नहीं मानते, उस तरह से ये कैसे मान लेंगे इस बात को कि आप जो गांधी परिवार के बारे में कह रहे हैं वो सच है? ये तो अपनी श्रद्धा रखेंगे ना। देखिए भले ही कांग्रेस ना माने, परंतु देश की जनता इस बात को मानती है कि आजादी के 70 साल बाद का अगर हम इतिहास देखें तो 70 साल के अंदर 40 साल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार के होते हैं। आपको जब जब शासन करने का मौका मिला वही गांधी परिवार शासन करता है। ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। आप कहते हैं कि ठीक है साहब, हम मतलब लोकतंत्र के अंदर इस तरह का राजतंत्र जायज है या इसको परिवारवाद नहीं कहते। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, देखिए आप परिवारवाद नहीं है, ठीक है मान लेते, आपके कहना मान लेते, परंतु आप मुझे ये चीज बताइए, एक हवाई जहाज उड़ाने वाला आदमी सीधा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसको देश की हिंदुस्तान में कितने जिले ये नहीं मालूम, पंचायत समिति क्या होती है, पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है ये नहीं मालूम। एक देश के प्रधानमंत्री की पत्नी जिसको हिंदुस्तान की भाषा नहीं आती वो सीधे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है, ये परिवारवाद होता है। हमको ऑब्जेक्शन इस बात से सोनिया गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी में बात करी है, वो आपसे बेहतर हिंदी बोलती है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने जब उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपना बयान दिया कि मेरे से अच्छी, अरे ये मुद्दा ही नहीं है, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं बहस को, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं बहस को? छोड़िए ये बात, छोड़िए। अब मुझे बताइए सुशील शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। सुशील शर्मा सोनिया गांधी मुझे बताइए, छोड़िए ना सर, ये 15 साल पुरानी बहस हो चुकी है, 2004 में ही खत्म हो गई है बहस। अब मुझे बताइए सुशील शर्मा जी, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए, वो अपनी पार्टी के स्तर पर कर रहे हैं या सरकार का पैसा, जो आप भी करते हैं विभिन्न राज्यों में जब आपकी सरकार होती है और केंद्र में जब आप होते हैं तो आप भी करते हैं, वो अगर अपना महिमा मंडन कर रहे हैं तो क्या गलत है, जबकि आप भी पूरी पार्टी एक परिवार का महिमा मंडन कर रही है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको जानकारी दूं कि परिवार का कोई मामला नहीं है, पार्टी का एक संविधान है और पार्टी के संविधान के तहत प्रक्रिया के तहत हर समय पे चुनाव नहीं ये सवाल उठे हैं, चुनाव होकर और चुनाव होकर के और हम लोग हमारे नेता को चुनते हैं, पार्टी के अध्यक्ष को चुनते हैं। आप शांत रहिए, आपकी बात मैंने पूरी बात सुनी है, आप मेरी बात सुनिए, आपको पीछे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट पंकज जी, पंकज जी प्लीज, पंकज जी मैंने बहुत देर तक सुनी है अभी।
नहीं, आपको मैं बता दूं, भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका एक संविधान है, जिसके तहत पूरे देश में सदस्यता अभियान चलते हैं, कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप चुनाव होते हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं और सब आम सहमति से हम नेता चुनते हैं। और हमारे पार्टी का आंतरिक मामले में दूसरे लोगों को अंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी पार्टी की तरफ देखनी चाहिए। कोई नहीं उठा रहा उंगली, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे सुशील जी, मुझे बताइए आपकी पार्टी के नेताओं ने आधिकारिक तौर पर जयपुर में भी, दिल्ली में भी बार बार ये बयान दिया है कि जिस परिवार की शहादत की लंबी पृष्ठभूमि रही है उस परिवार को नाजायज रूप से तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। आप बार बार ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जिस परिवार की इस देश की बहबूदी में, इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने शहादत दी है, कहते हैं ना आप ये बात। निश्चित रूप से जब शहादतें दी है जब ही तो कहते हैं। देश को एक और अखंड रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया। जब देश कितने लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाए रखने के लिए, देश को विकास के रास्ते पे चलाए रखने के लिए, देश को एक और अखंड रखने के लिए हमने क्या क्या कांग्रेस के शासन में नहीं किया। देश को चलाने के लिए इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप देखिए दुनिया के अंदर एक इतिहास बना दिया, एक नया नक्शा बना दिया। आप पंकज जी एक मिनट सुशील जी, पंकज जी सुनिए, सुशील जी मेरे अणुबम का किया, इन्होंने ये सब किया, हमने जो है परीक्षण किया, हाँ इन्होंने ये सब किया, इस परिवार के नेतृत्व में ये सब किया, सुशील जी मान लिया 21 सदी का नारा राजीव गांधी ने मान लिया सर, देश के अंदर आपको पता है कि किस तरह से सुशील जी मान लिया जो देश को, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का एकजुट करके उनका नाश किया सर, एक सवाल का जवाब देनी पड़ी राजीव गांधी को, एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। महात्मा गांधी का तो बहुत बड़ा योगदान था ना, सबसे बड़ा योगदान था ना, कितने पोते थे उनके, मुझे बता दीजिए सुशील जी आप। महात्मा गांधी जी का कितने पोते थे उनके? योग्य नहीं होंगे, योग्यता के ऊपर है होंगे पर आगे ना सुशील जी, अंदर योग्यता चलती जो है, सबसे बड़ा गांधी था, योग्यता चलती है। जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान बताऊं साहब शर्मा जी, विवाद है आपको मैं उसके परिवार को, उसके वंशजों को हम नहीं जानते, पूरी पार्टी उसके वंशजों को हम नहीं जानते। पार्टियां विदेशी कहती रही। 10 साल तक सोनिया गांधी के नेतृत्व के अंदर लेकिन कांग्रेस की सरकार, लेकिन आम आदमी के लिए फैसले लिए, लेकिन सवाल यह का अधिकार हो, लेकिन मनरेगा हो, पंकज चाहे वन अधिकार अधिनियम हो, बड़े बड़े फैसले लिए। गांधी परिवार के गिने चुने 3-4 सदस्यों में से हर सदस्य के ऊपर कोई ना कोई मामला अभी दर्ज हो जाना, किसी न किसी कानूनी पचड़े में उनका फंस जाना मात्र एक संयोग है क्या? पंकज मीणा जी, पंकज मीणा जी, ये जवाब ले रहे हैं, परिवार के प्रति साजिश है। गांधी आप तो ये बोलते रहे सुशील जी, मैंने सवाल रखा है, सवाल का जवाब दीजिए ना पंकज मीणा जी। क्या ये संयोग हो रहे हैं? क्या एक संयोग है? प्रधानमंत्री की निगरानी में सारा काम हो रहा है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, छोड़ दो उनको। देखिए शर्मा साहब, गांधी परिवार ने देश पे शासन करना अपनी बपोती समझ रखी है और शासन के माध्यम से जी खोल के, शर्मा साहब सुशील जी सुनिए, आप बीच में ना बोले। जब कांग्रेस शासन करने का मकसद ये है कि भ्रष्टाचार करना, परिवार का आपके प्रधानमंत्री देखिए, सारे भ्रष्टाचार वाला क्यों है? जनता ने लिया आज अगर देखा जाए मध्य प्रदेश घोटाले से छत्तीसगढ़ से बीजेपी का सूत्रा साफ किया और आपने आगे खोल दिया घोटाले, आपने ये सारे घोटाले किए गए, बर्बादी को लेके गए, नोटबंदी छोड़िए। सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट, महेश शर्मा जी सुनिए, आप दोनों सुनिए, महेश शर्मा जी सुनिए, पंकज मीणा, महेश शर्मा जी, अरे सुशील जी आप इतने सीनियर आदमी कैसे कर रहे हैं? सुनिए ना महेश शर्मा जी, जो राष्ट्रवाद से जहां से बात शुरू हुई थी, पंकज मीणा सुनिए, राष्ट्रवाद से जहां से बात शुरू हुई थी, एक परिवार और एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दूसरी तरफ गांधी परिवार, इन दोनों का राष्ट्रवाद एक पहलू या एक भाग ये है। दूसरा भाग, जो व्यक्ति इस वक्त पाकिस्तान की निंदा नहीं कर रहा, जो व्यक्ति भारत की सेना का जो शौर्य है उसके समर्थन में नारे लगा रहा है, जो खुश है, जो फील गुड कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो फील गुड तो कर रहा है, दबे स्वरों में लगातार सबूत मांगता है या फिर सवाल उठाता है मंशा पर। और तीसरा वर्ग वो जो सिर्फ सवाल ही उठा रहा है, जो सबूत मांग रहा है, जो प्रश्न खड़े कर रहा है। ये अलग अलग बंटवारे हो गए राष्ट्रवाद के। उससे पहले का जो राष्ट्रवाद 5 साल से चला रहा था, गाय का, मंदिर का और तमाम तरह का, वो एक अलग राष्ट्रवाद है। इन चुनाव में क्या आपको ये नहीं लगता कि और सब जो जमीनी चीजें हैं जो हर बार हर चुनाव में सतह पर होती हैं, वो तो चली गई कहीं पैंदे में, और सतह पर ये सब आ गया है और बेहतर तरीके से भी और उभर कर आएगा? महेश शर्मा, मैं आपके जो तर्क है उससे काफ़ी सहमत हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद से देश का माहौल एकदम बिल्कुल बदल गया है। ये जज्बा देख लिया है देश का कि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद किस रूप तक उभर सकता है। तो एक पक्ष तो ये है।
दूसरा अभी अगर इस जो मौजूदा जो चल रही है राजनीति, इस राजनीति में इससे पहले जो महागठबंधन की बातें चल रही थी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, वो कहीं गौण से नजर आ रहे हैं। बल्कि वो है कि कहा यही जा रहा राष्ट्रवाद के आरोप में थोड़े हल्के फुल्के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन चल वही रहे हैं। स्थिति क्या है आज अगर मैं इस बात पे केंद्र बिंदु बना करके चलते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी और यहाँ से जितनी पार्टी जो विपक्ष का जो एक महागठबंधन बनने वाला था जी, वो उसके लिए वो बार बार में ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस आकर के हमसे गठबंधन की बात कर ले, हम इनके लिए देना चाह रहे हैं। उसको बनाने के लिए और कांग्रेस अपना वजूद वहां पे बनाने के दिल्ली में हम अपने हिसाब से अपने बूते ही चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के आप ममता जी उसको प्रॉक्सी कर रही हैं, मतलब केजरीवाल के लिए वो मतलब कर रही है। इस तरह नायडू जी भी इस बात को जोड़ दे रहे हैं। तो एक ये पक्ष ये हो रहा है कि कहाँ जा रहा है, और दूसरा कि शरद पवार भी अब कांग्रेस से उससे मतलब क्या था गठबंधन के लिए जोड़ दे रहे हैं, और कांग्रेस अपना वजूद बिल्कुल विपक्ष के रूप में उभर के कि सशक्त विकल्प के हम मतलब क्या कहते हैं एक विकल्प के रूप में वापस से सत्ता के लिए इस संग्राम में खड़े होना चाह रहे हैं। तो ये वाली जो चीज है कि ये देख रहे हैं कि एक दूसरे के समीकरण जो इस एयर स्ट्राइक के बाद में क्या बनते जा रहे हैं, और यही मामला है कि आज ये बताइए कि हर चीज को लेकर के स्ट्राइक हो रही है, जबकि होना नहीं चाहिए ये चीजें। आदमी आम जनता ये समझ जाती है कि राष्ट्रवाद या मतलब ये जो आतंक का मुद्दा था या पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का मामला था, इन सब चीजें वो बिना कुछ कहे भी आदमी मतलब समझ जाता है कि मेरा क्या विचार बन रहा है। लेकिन अब आता है कि हम इस उपलब्धि की लिए बात करेंगे तो ये आरोप लगा रहे हैं। अब मालूम ये पड़ गया है, एक ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मिग जो मतलब क्या कहते हैं विमान काफ़ी जिसे मैं आप ये जिसे बोलते हैं कि डेट मतलब क्या कहता है एक तरह से कॉफिन बने हुए हैं जो हमारे जाबाज मार रहे हैं। आज जरूरत है राफाल की, और जो बार बार में कह रहे हैं हम रफाल हमारे राज्य में लेके आएंगे, हमारे शासनकाल में ही रफाल आएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखें कि रफाल का जो है मुद्दा वो भी एक तरह से जो आरोप जो है कि अंबानी की जेब में चले जाएंगे वगैरह, ये मुद्दे जो बहुत तेजी से बनाए जा रहे थे और महागठबंधन की बातें हो रही थी, इसके जवाब में ये कि पूरा ऐसा मुद्दा ये हो गया कि राष्ट्रवाद के रूप में आके धुरी एकदम अटक गई है, और महागठबंधन को मजबूती देने के लिए वापस से वो चीजें हो रही है। राजनीतिक रूप से ये चुनाव की तैयारी हो रही है, यहाँ तक भी हो रहा है अब कि साहब चुनाव की तिथियां क्यों नहीं उसको मतलब क्या कहता है घोषित क्यों नहीं की जल्दी, ये दबाव भी बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो जो चीज चल रही है कि ये एयर स्ट्राइक आने वाले दिनों में मुद्दा बनेगा, चाहे उसमें यह कि कितने मरे इसका भी लेकर के संख्या को लेकर के। जबकि आपको मतलब वो जो धनवा साहब ने एयर चीफ मार्शल ने जो कहा कि हमारा काम ये नहीं है, हम तो हिट करते हैं टारगेट को, नहीं कि हम ये गिनने बैठते हैं कि लास्ट कितनी थी। तो ये सारी मुद्दे ऐसे इस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक ही मुख्य मुद्दा बन जाए। ठीक बात है। ऐसे में क्या सुशील शर्मा जी, पंकज जी मैं सुशील जी सवाल कर रहा हूँ, ये अपनी बात का जवाब देंगे, फिर आपके पास आऊंगा। सुशील जी बीच में नहीं, वो समय बहुत कम है, अपनी बात बोलिएगा। सुशील शर्मा जी, ऐसे में क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? देश की जनता की जिस तरह भावनाएं जा रही हैं उसके हिसाब से आप जब एयर स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे होते हैं और जवाब में ये सवाल भी सुनते हैं कि आपने 16 बार स्ट्राइक की थी, तो आपके पास कौन से सबूत हैं उस वक्त के? क्या आपने रखे थे सबूत रखे जाते हैं क्या? इस सवाल के साथ जब आप सवाल कर रहे होते हैं तो आपको लगता नहीं कि जोखिम है? सुशील शर्मा, देखिए देश की सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, इसमें कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति इसमें नहीं हो रही की जा सकती भी। पार्टी देश सबसे पहले है, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देश के साथ, सेना के साथ में, सीआरपीएफ के साथ में पूरे देश खड़ा है, सब पार्टियां खड़ी, तब राजनीति करने का सवाल ही कहां उठता है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी ऐसे सरकारी कार्यक्रमों के अंदर जाकर के और कांग्रेस की आलोचना करते हैं, वो पूरा देश ने इसको देखा है। एक तरफ हम ये बात करते हैं और दूसरी तरफ वो एक राजनीतिक सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चा करते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। आप इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं सबूत मांगने, पूरा देश जो है सेना के साथ खड़ा है, तो वो किसी पार्टी का विषय है ही नहीं, वो देश का विषय है। लेकिन सरकार के प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जो जिम्मेदारी के साथ पूरा काम कर रहा है, वो व्यक्ति कांग्रेस को कोस रहा है।
ये राजनीति तो ये हुई, हमने कहा राजनीति की है। और ये जो स्ट्राइक का काम है ये तो देश भर में हमेशा ही चलता रहा है, जब भी जरूरत पड़ी है, जब भी देश की सेना ने ये कार्रवाई की है। अब उसका प्रचार अब शुरू हुआ है, अब इनका प्रचार शुरू अब हुआ है फिल्मी स्टाइल में, सबूत रखे गए। अब ये जैसे बीजेपी का कार्यक्रम रह गया यार, बीजेपी की ही सेना हो गई है, देश की सेना नहीं रही है, ये अंतर आ गया है। सुशील जब ये देश की जनता इसको समझ रही है। ठीक, सुशील पंकज जी। शर्मा साहब, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक में 130 करोड़ जनता के अंदर राष्ट्रवाद है। और मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक दलों के लिए मैंडेटरी होता है कि उनके अंदर राष्ट्रवाद होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र का शासन करना है। और अगर किसी राजनीतिक दल के अंदर राष्ट्रवाद नहीं है तो ये देश का दुर्भाग्य है। मैंने पहले कहा था, प्लीज सुनिए, दिक्कत है, सुनिए, अपने खिलाफ अरे सुशील जी सुनिए, सुशील जी हमेशा टाइम इसी तरह खराब करते हैं। हाँ बोलिए। अब जहां तक बात है कांग्रेस का, जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ये घटना दुर्घटना थी, जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक हुआ ये दुर्घटना थी। तो वो उधर सिद्धू जी कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक क्या पेड़ गिराने के लिए हुई थी। चलिए, कुल मिलाकर आपका तो फायदा ही है। कांग्रेस में राष्ट्रवाद का तत्व नहीं है। हाँ, राष्ट्रवाद इसी कारण से इनको आतंकवादी में तो सबकी परिभाषा अलग अलग है। समय हो गया, समय हो गया, सुनिए, समय हो गया सर। चलिए आप बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया और आप कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझा रहे हैं, जिसने देश की आजादी के लिए